कर्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृक्षति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। राजनीति में सफलता पाने के कौन कौन से उत्कृष्ट योग होते हैं उसको आज समझेंगे। आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह किस स्थिति में बैठे रहें तो आप राजनीति से या फिर अपने जीवन में कभी भी व्यक्ति हारता नहीं है और उसके पास हमेशा ही लोगों का समाज का उसके प्रभावों का कभी भी कमजोर होना नहीं देखा जाता है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। आरंभ से लेकर के अंतिम तक का कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए, प्रतिक्रिया जरूर लिखा करिए और साथ ही साथ कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं तो जरूर सुन के जाइएगा। सबसे पहले अगर मैं चर्चा करता हूं तो जिसमें से सबसे पहली जो सूत्र की बात अगर करूंगा, 9 प्रकार के सूत्र दूंगा, इसको एक एक करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले सूत्र में बताऊं कि अगर जन्म कुंडली में मेष लग्न की कुंडली बनती हो, अगर मेष लग्न की कुंडली बनती हो और दशम स्थान में शुक्र बैठे हो और उच्च के गुरु उन्हें देख रहे हो, बाकी के ग्रहों को ध्यान में नहीं देना है, उनके साथ बैठा कौन है, थोड़े बहुत अगर ग्रह बैठे होंगे और छेड़छाड़ उनके साथ होती भी रहे तो भी ये ग्रह स्थिति जो है वो जातक को पद पे ले जाकर के स्थापित करती है और व्यक्ति कभी भी चुनाव हारता नहीं है। जन्म कुंडली में दशम स्थान में शुक्र और चतुर्थ स्थान में उच्च के गुरु हो। अब इनको बल कैसे मिलेगा? तो अगर इन पे किसी शुभ ग्रह यानी कि और भी कोई, जैसे मान लीजिए लग्न में ही चंद्रमा बैठ जाए तो गुरु और चंद्रमा का योग भी बन जाएगा, या यहाँ चंद्रमा बैठे हैं यहाँ भी चंद्रमा बैठ जाए, यहाँ पे गुरु बैठे हैं चौथे में उनसे उसके 4 घर आगे चंद्रमा बैठ जाए तो ये योग और भी ज्यादा मजबूती को प्राप्त कर जाएगा। पर ये कमजोर कब हो जाएगा? तो कमजोर कब हो जाएगा? तो इसमें मान लीजिए राहु की दृष्टि पड़ जाए, उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये जो स्थिति बनेगी वो जातक को उसमें थोड़ी बहुत मशक्कत भी देने वाली हो सकती है। मतलब वो योग इतना मजबूत तो बना लेकिन उसमें आगे जैसे जैसे आप अध्ययन को रत कर रहे हो उसमें अपने आप को उसमें थोड़ी सी चीजें कमजोरी वाली भी बन रही हैं। ये पहला सूत्र था। अब दूसरे सूत्र को बता देता हूं। दूसरे प्रकार के योग में अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान में 1 नंबर लिखा हो या फिर जन्म कुंडली में उच्च के सूर्य जहां बैठे हों, अगर वो भाव दशम स्थान हो तो ज्यादा अच्छी बात है। ऐसे ये भाग्य में भी बने और लाभ में भी बने तो भी बात ऐसी ही रहेगी। सामान्यतः ये स्थिति अगर लग्न में भी बने तो भी अच्छी बात है या फिर चतुर्थ में बने तो भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस भाव में चूंकि ये कैरियर का प्रभाव होता है, यहाँ पे ये समाज का भाव है, ये सोशल जो व्यक्ति का प्रभाव होता है, सामाजिक प्रभाव उसका भाव होता है। इस वजह से ये योग जितना ज्यादा यहाँ काम करेगा वहां हो सकता है यहाँ ना करे या लग्न में बैठे तो करे, चतुर्थ में ना करे। तात्पर्य यह है कहने का कि एक विशेष प्रकार के योगों का निर्धारण जब एक विशेष भाव में होता है तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। यही बात, क्योंकि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कैरियर और दशम स्थान से है, क्योंकि सोशल जो लाइफ हो वो जन्म कुंडली के दशम स्थान से देखा जाता है। तो अगर उच्च के सूर्य यहां बैठे हों और यही गुरु भी बैठे हों तो ये बेहद व्यक्ति को मंत्री पद, राजसिक पदों पे ले जाकर के विभूषित करने वाला और सर्वोत्कृष्ट स्थिति में ले जाकर के व्यक्ति को समाज में पद पे स्थापित कर देता है। ये दूसरे प्रकार का राजनीति में सफलता प्राप्त करने का योग है। अगर आपकी कुंडली में कोई एक दर्शक है वो लिखते हैं राजनीति में सफलता के प्राप्त करने के योग, मैंने उन्हीं को केंद्र बिंदु में रख करके ये कार्यक्रम बनाने का सोचा कि नहीं ऐसे कितने लोग हैं जो राजनीति वगैरह में जाने के बारे में प्रभाव में सोचते हैं। तो अगर ये स्थिति बन रही है तो निस्संदेह आपकी कुंडली में ये बात बनती है कि आपको प्रयास करना चाहिए। आपकी कुंडली में उधर योग बन रहे हैं। अगर यही बात अगर प्रश्न कुंडली में भी बने, अगर यही बात आपकी कुंडली में भी बन रही है तो निस्संदेह ये बात सिद्ध होती है कि व्यक्ति को सफलता मिलने के आसार हैं। अब इसको मजबूती कैसे मिले? इसको मजबूती यहां से मिले कि यहां से चंद्रमा बैठ करके यहां देख ले, इसको मजबूती यहां मिले कि शुक्र यहां से बैठ करके देख ले, इसको मजबूती ऐसे मिले कि बुध यहां से बैठ करके देख ले, इसको मजबूती ऐसे मिल जाए कि शनि यहां से बैठ करके देख ले। ये स्थिति अगर मंगल यहां से बैठ लें तो भी बात बन जाए,
पर हाँ, वो कमजोर कब हो, तो अगर चंद्रमा क्षीण चंद्रमा हो जाए, या चंद्रमा पापक हो, या इस भाव के आगे पीछे में पाप कर्तरी लगा हो, तो उसको अब मशक्कत करनी पड़ेगी। क्लियर हो रही है चीजें मैं जो समझा रहा हूं, या ऐसे ही खाली नहीं ना? तो एकदम ऐसे समझ के बैठो कि ये स्थिति अगर कुंडली में बन रही है, मेष राशि का निर्माण जन्म कुंडली के दशम स्थान में हो रहा हो और वहीं पे गुरु और सूर्य का प्रभाव बन रहा हो, तो ये जातक को ले जाकर के राजनीति में स्थापित करता है। अब अगले भाव पे चर्चा करता हूं। अब तीसरे प्रकार के योग के बारे में अगर समझा दूं, तो सबसे पहले अगर ये देखना है कि कोई लग्न और कोई राशि नहीं देखनी है। निर्भर जरूर करेगा कि वो नीच का बैठा है या उच्च का बैठा है, पर वस्तुतः अगर ग्रह की खाली प्लेसमेंट वहां पे हो जाती है, तो निस्संदेह ये बात बनती है कि व्यक्ति राजनीति के लिए प्रयास कर सकता है और वो कभी भी हारेगा नहीं। कैसे? जन्म कुंडली के लग्न में शुक्र हो और उस पर बुद्ध की दृष्टि हो, तो ये जातक को राजमंत्री, राजा के निकट जाकर के उसको सलाह देने वाला, मशविरा करने वाला और निस्संदेह ऐसी स्थिति को ले जाकर के राज दुलारा और राज का पद संभालने वाला होता है। कोई नौकरी वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं राजनीति में पद पे जाकर के अधिकारी और अधिकार से संपन्न बनाने की बात कर रहा हूं। क्लियर है? ये तीसरे प्रकार का राजयोग है। अब राजयोग नहीं कहूंगा इसको, तीसरे प्रकार का योग है जो व्यक्ति को राजनीति में सफलता दे सकता है। अब ये मजबूत कब हो जाए, तो केंद्र में ही गुरु बैठ जाए कहीं, या तो यहां या तो यहां चौथे भाव में, या फिर गुरु की दृष्टि पड़ जाए लग्न पे, या तो यहां से या तो यहां से या तो यहां से। उसके बाद ये कमजोर कब हो जाए, तो चंद्रमा क्षण चंद्रमा हो और बुध कहीं से भी राहु से प्रभावित हो, केतु से प्रभावित हो या शनि से देखे जाते हो, तो ये बात कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर ये स्थिति बन रही है कि गुरु का प्रभाव हो, गुरु केंद्र में हो, चंद्रमा शुभ ग्रह बनते हो, चंद्रमा केंद्र में हो, तो ये अच्छी बात हो जाएगी। ये तीसरी सफलता के प्रभाव के विकसित होने का योग था। अब चौथी के बारे में चर्चा कर देते हैं। चौथे प्रकार के योग के बारे में अगर चर्चा कर दूं, तो बता दूं कि जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में उच्च के चंद्रमा लग्न में और पूर्णेंदु होकर के बैठे हों, मतलब शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि से कृष्ण पक्ष के 8वीं तिथि तक, योग को बलवान और बलवती स्थिति में तभी कहा जाता है जब वो समस्त प्रकार की कंडीशन को फॉलो और फुलफिल करता हो। तात्पर्य कि लग्न में चंद्रमा अगर बैठे हों, लेकिन अगर उनका जन्म जिसकी भी कुंडली है जातक की, अगर वहां पे क्षण चंद्रमा बैठे हों, जैसे वो उसके पास बल कम हो, मतलब उसके पास पक्ष का बल कमजोर हो, तो वो अब योग को थोड़ा कमजोर करेगा, अब उसमें उतनी मजबूती नहीं होगी। तो लग्न में उच्च के चंद्रमा और चतुर्थ स्थान में बुध बैठे हों। अब ये योग मजबूत कब हो, तो केंद्र में गुरु बैठ जाए, यहीं पे शुक्र बैठ जाए, यहीं पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, यहां से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, यहां से शनि भी अगर इनको देख लें, या लग्न में ही शनि बैठ जाए, तो विष दोष नहीं बनेगा। अब वहां पे वो योगों को और भी ज्यादा प्रबलता और मजबूती से उसको ढाढ़स रखने वाला और व्यक्ति को नृपतुल्य, राजा के सदृश और राजा के निकट जाकर के उसका प्रेम पाने वाला बना देता है। प्रदर्शन करता और प्रदर्शक हो जाता है व्यक्ति, आंदोलन में जाकर के अपनी श्रेष्ठ भूमिका में निभाता है अपनी स्थिति को और उसके बाद पद को प्राप्त करता है। तो ये चौथे प्रकार का योग है जो व्यक्ति को राजनीति में जाने का लाभ विकसित करने वाला बन जाता है। अब पांचवें योग की चर्चा कर लेता हूं। पांचवें प्रकार के योग में से कैसे चेक करना है कि आपकी कुंडली में राजनीति वगैरह के कितने क्षेत्र हैं, तो जन्म कुंडली के दशम स्थान में उच्च के मंगल बैठे हों। ये दशम स्थान जो सोशल लाइफ को दिखाता है, तो दशम स्थान में उच्च के मंगल बैठे हों और उस पे उच्च के गुरु, स्वग्रही चंद्रमा और सूर्य जो राजा होता है, इन तीनों की दृष्टि पड़ जाए। यहां पे ये कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, लेकिन ये मजबूत किस स्थिति में होगा, मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है, मजबूत ये स्थिति ज्यादा है। अगर यही स्थिति एक नंबर यहां मंगल बैठे हो और यहां पे कुछ और लिखा हो और ये ग्रह स्थिति ऐसी ही बनती हो, तो भी तो वो योग बनेगा, लेकिन मजबूती और मजबूत से एकदम वो जो कंजम्पशन है ग्रहों का यहाँ पे, अब यहाँ पे जो स्थिति बनी है ये बहुत मजबूत कही जाएगी और वो व्यक्ति को राजनीति में पद पे ले जाकर के स्थापित करती है, मंत्री पद और बहुत ऊंचे पदों पे ले जाकर के व्यक्ति को राज्यपाल या राष्ट्रपति शरीके योगों को बनाने वाली होती है। ये राजनीति के मैं जो आपको बता रहा हूं ये वस्तुतः सर्वश्रेष्ठ योग हैं राजनीति के, इससे ज्यादा ऊंचा राजयोग होता ही नहीं है। ये जितने भी मैंने 9 क्रमशः बताने हैं, ये 5वां था। अब छठे की बात करता हूं। छठे प्रकार के योग के बारे में अब चर्चा कर देता हूं, जैसे कि कुंडली में लग्न कोई भी बनी हो बात, लग्न में चंद्रमा हो, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु अगर दशम स्थान में बैठे हों, उसके ऊपर गुरु, मंगल और केतु का प्रभाव हो और शनि चंद्रमा के ऊपर दृष्टिपात करते हों,
ये स्थिति व्यक्ति को राष्ट्रपति, राज्यपाल, देखिए आप जरा गौर से देखना तो समस्त ग्रह केंद्र में ही बैठे हैं। कुंडली क्या कहती है? कुंडली यही तो कहती है, हे विधाता मेरी कुंडली जिसकी भी बने, मैं चाहे जिस भी जातक के भाग्य में जा रही हूँ, वो जातक जो मुझे देखना चाहे अपनी कुंडली में, उसमें समस्त ग्रह केंद्र में ही बैठे हों, तो वो कुंडली बड़ी मजबूत हो जाती है। अगर केंद्र में जितने ज़्यादा ग्रह रहेंगे वो कुंडली उतनी ही श्रेष्ठ साबित होती है। अगर बाहर छिटके हुए हों ग्रह तो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। बिल्कुल ही केंद्र खाली हो तो ग्रह और कुंडलियों का प्रभाव और जातक का जीवन तीनों प्रभावित होते हैं। केंद्र यही कहता है कि मेरे में ही सारे ग्रह बैठे हों। अगर ये स्थिति बन जाए, जैसे चंद्रमा, देखिए 4 ग्रह यहाँ, 3 ग्रह यहाँ और चंद्रमा लग्न में और शनि की दृष्टि, 9 ग्रहों का योग केंद्र में हो जाए तो व्यक्ति को राजनीति में ही नहीं, कभी भी व्यक्ति हारता नहीं है और बहुत ही सर्वोत्कृष्ट लेवल पे जाकर के समाज में अपने आप को स्थापित करता है। सूर्य यहाँ बैठा दिग्बली, बुध और शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को पद और हमेशा ही लोगों के साथ सामंजस्य बनाने वाला, राहु दशम स्थान में दिग्बली हो जाते हैं। यह स्थिति चंद्रमा लग्न में वो व्यक्ति को राजा बना देता है। उसके पास नेत्रों में जो देखने की क्षमता होती है वो बड़ी तीव्र और प्रखर होती है। सूर्य, गुरु और मंगल का प्रभाव व्यक्ति को तेजस्विता, ऊर्जा से और ज्ञान से संपन्न बनाता है और शनि की दृष्टि व्यक्ति को पद पे ले जाकर के विभूषित करने की कलाओं में निपुण कर देते हैं। ये स्थितियां अगर जन्म कुंडली में बन रही हो तो निस्संदेह व्यक्ति को राजनीति में ये योग पूर्णतया सत्य सिद्ध योग हैं। अब 7वें योग के बारे में बता देता हूँ। 7वें प्रकार के योग में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो क्या करना है, ये जीवन भी बड़ा अजीब है। बताता हूं। घर बना रहे हो, यहां बना रहे हैं, इतना सुंदर घर बनाया है। कल मुझे किसी ने एक वीडियो क्लिप भेजी थी कि शास्त्री जी मैं यहाँ पे घर ले रहा हूँ, और ऐसा ही कुछ था, बड़े आलिशान थे वो घर। पर मैंने एक बात सोची कि स्वामी श्री रामसुख दास जी कहते थे, संत थे वो, घर बना रहे हो, यहाँ बना रहे हो, इतना सुंदर बना रहे हो, और खुद कहाँ बढ़ रहे हो? मृत्यु की तरफ। तो जरा विचार करके देखना, जहाँ जाना है उसको प्रशस्त करो, उस मार्ग को प्रशस्त करने की आवश्यकता है। घर से निकलने की तैयारी करने वाले को हमेशा इस बात का याद रखना चाहिए कि परमात्मा का नाम ले करके निकलोगे तो यात्रा सफल होगी। 3 बार नारायण नारायण और नारायण का नाम ये ले लीजिए, आपकी यात्रा कभी भी दुखद और कष्टप्रद नहीं होगी। जीवन की यात्रा भी इसी बात पे टिकी होती है। क्लियर है? तो घर बनाना बड़ी मुश्किल नहीं है। मृत्यु के पथ पे सवार हो आप, उसकी यात्रा हमेशा जारी है, चिरंतन और निरंतरता से। उसको ठीक करो, घर स्वतः ठीक हो जाएगा। इधर आइए, यहां मैंने ये बात कही, गुरु और चंद्रमा केंद्र में हो, शुक्र यहां केंद्र में और उस पे बुध की दृष्टि, चारों के चारों ग्रह केंद्र में आ गए, शुभ ग्रह, और उस पे शनि की दृष्टि पड़ जाए जो कि राजा के निकट और राजनीति का लाभ देता है न्यायप्रियता से। सूर्य यहाँ व्यक्ति को क्षत्रिय वर्ण का बना देंगे। व्यक्ति के अंदर इतनी सामंजस्य और इतनी प्रभाव की स्थिति बढ़ेगी कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता है। और मंगल जन्म कुंडली में यहाँ होने चाहिए, यहाँ छूट गई है बात, यहाँ मंगल तृतीय भाव में मंगल हो, मतलब पापक ग्रह सारे तीसरे, छठे और एकादशवें भाव में हो, और सारे के सारे शुभ ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में, गुरु चंद्रमा शुभ ग्रह, शुक्र शुभ ग्रह और बुध शुभ ग्रह। लेकिन पापक ग्रह एक मंगल, यहाँ मंगल यहीं होने चाहिए, सूर्य यहीं होने चाहिए और शनि यहीं होने चाहिए। तो ये आपकी कुंडली में राजनीति में सफलता प्राप्त, जहां दशम स्थान खाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली दशम स्थान में ग्रह समस्त बैठे होंगे तभी व्यक्ति को राजनीति में सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर ये स्थिति बने कि केंद्र में सारे शुभ ग्रह बैठे हों और बाहर तीसरे, छठे और 12वें भाव, एकादशवें भाव में अगर पापक ग्रहों की स्थिति बन रही हो तो व्यक्ति को राजनीति में सफलता के कई गुना चांस बढ़ जाते हैं। ये अब अगली पे चर्चा कर देता हूं। अब उत्कृष्ट प्रकार का एक और राजयोग का निर्धारण अगर करें तो सबसे पहले देखना यह होगा कि वृषभ लग्न की कुंडली में, जो कि स्थिर लग्न कहा जाता है, स्थिर राशि कही जाती है, चंद्रमा उच्च के, गुरु ये स्थिति में बैठे हों, सूर्य यहाँ बैठे हों, जन्म कुंडली में बुध अपनी राशि के, समस्त ग्रह देखिए कैसे बैठे हैं, बुध चंद्रमा, गुरु, सूर्य स्वग्रही, बुध स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही और मंगल अपनी राशि में। ये स्थिति अगर बनती है, शनि, राहु और केतु को यहाँ नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ आपको यही देखना है, गुरु, मंगल, चंद्रमा, बुध, शुक्र और सूर्य,
इनकी स्थिति अगर जिस हिसाब से मैंने बैठाए हैं, अगर ये अपनी राशि में ही ऐसे भी बैठे हों तो अच्छी बात होगी, और ये सर्वोत्कृष्ट प्रकार का योगों का निर्धारण करता हो जाता है कि व्यक्ति को राजनीति में कितनी सफलता मिलने वाली है। एक बात और है, एक से एक बढ़ करके राजनीति में जाने के योग हो सकते हैं, पर जितने भी संसाधन बनाए गए हैं राजनीति में आजकल जाने के, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी राजनेताओं में और बहुत कम राजनेताओं में ऐसे योग देखने को मिलते हों। तो ये भी कभी सोचने और समझने की बात होगी कि कोई आवश्यक नहीं कि आजकल के जितने भी राजनेता हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में योगों की उपस्थिति कम है, पर वो कई बार किसी और चीज के बल पे भी उनकी स्थिति जो है वो मजबूती की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन ज्योतिष इस मामले में और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति को राजनीति में सफल होने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और उसकी कुंडली में कैसे ये योग बनते हैं, ये अगर देखना है तो ये स्थिति बनती है। अब अगले भाव पे चर्चा कर लेता हूँ, अगले योग पे चर्चा कर लेता हूँ। अब अगर नवे योग के बारे में आपसे चर्चा कर दूं तो वो ऐसे देखना है कि किसी भी लग्न की कुंडली हो, चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली बनती है, अगर जन्म कुंडली के लग्न में शनि बैठे हों, अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में गुरु का प्रभाव हो, सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठ करके अमावस्या दोष ही क्यों न पैदा करते हो, लेकिन एकादशवें भाव में मंगल, शुक्र और बुध की स्थिति अगर बनती है तो ये जातक को निसंदेह पद पे ले जाकर। और एक बात और है, इसे आप राजनीति से जोड़ करके देख रहे हो जिसमें ये प्रबल रूप से मानने के योग्य हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य क्षेत्रों में इनके सफलता के प्रभाव कमजोर होंगे, ऐसा नहीं है। विशेषतः ये राजनीति के लिए है, पर वस्तुतः आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए अगर इस चीज को देख रहे हो तो निसंदेह ये भी बात वहां पे सिद्ध हो जाएगी। क्लियर है? अब 10वें योग के बारे में चर्चा कर लेता हूं। ये स्थिति आपकी कुंडली में अगर बने तो निसंदेह ये बात बनेगी। राशियां नहीं देखने की बात है, सिर्फ ग्रहों के पोजीशन और भाव को देखने हैं। वो ग्रह और वही भाव अगर बने तो निसंदेह आगे ले जाएंगे। अब आगे जन्म कुंडली में जब 10वें भाव पे चर्चा करते हैं तो कौन सी बात है वो बता देता हूं। अब अंतिम योग पे हमारी यात्रा आ गई है, जहां मैं आपसे ये बताने वाला हूं कि लग्न में मंगल, दशम स्थान में सूर्य और शनि का प्रभाव, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा का प्रभाव और केंद्र में ही गुरु, चारों घर में क्रमशः ग्रहों की स्थितियां होनी चाहिए। एकादशवें भाव में बुध और नवम भाव में शुक्र की स्थिति। राशि नहीं देखने की बात है, सिर्फ ग्रहों के पोजीशन को देखना है। अगर इसमें से 1, 2, 3, 4 भी कुछ बने हों पर केंद्र खाली नहीं हो तो ये योग और भी मजबूती को प्राप्त करेगा। अगर थोड़े बहुत कमजोरी से देखें तो अगर एकादश में मंगल बुध न बैठे हों, यहाँ शुक्र न बैठे हों, अगर ये परस्पर केंद्र में भी आ जाते हों तो भी ये योग मजबूत होगा। पर गौर करें, ये बुध बाहर नहीं जाना चाहिए और ये शुक्र अष्टम में नहीं जाना चाहिए, तो ये योग को मजबूती मिलेगी। ये चंद्रमा पीछे नहीं जाने चाहिए और ये यहां आ जाए तो चलेगी बात। क्लियर है? अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। आज हमारी यात्रा 5वें अध्याय के 29वें श्लोक तक आ गई है। अगली बार 6ठे अध्याय में हमारा प्रवेश हो जाएगा। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने क्या बात कही है? संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक कौन है? आप नहीं, आप तो उसके प्यादे हो, मैं भी वही हूं। हमेशा जिसने परमात्मा को याद करके अपनी राजनीति और रणनीति तय करी है, उसके बनाए गए सिद्धांतों को हमेशा ही जिसने जीवन में उतारने का और पालन करने का प्रयास किया है, जिसने हमेशा ही इस भूभाग पे और आपके देश में, आपके निकटता में, जहां पे आपकी उपस्थिति नहीं है पर फिर भी अगर कोई भी बुरी बात हो रही है समाज में, उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। पक्की बात है, क्योंकि आपके होते ही वो गलत और निंदनीय काम हो रहे हों अगर, तो निस्संदेह उसको आपको भी भोगना होगा। अगर आपके रहते कहीं पे गलत इस ब्रह्मांड में आपका जन्म हुआ, आपकी स्थिति कहीं है और अगर वो कहीं पे कोई बात बन रही है जो गलत और निंदनीय है, तो निस्संदेह उसका प्रभाव आपके ऊपर भी गलत पड़ता है और उसको आपको भी भोगना पड़ता है। पक्की बात है। इस पर एक कहानी याद आ गई और छोटी सी बता दूं तो राजा जनक को भी नर्क का दरवाजा देखना पड़ा था, जो कि 12 भागवतों में से एक थे। बताऊं कैसे? क्योंकि उन्होंने किसी गाय को सरोवर में जो कीचड़ से भरा हुआ था उसमें उन्होंने जल पीने से उन्हें उस गाय को रोक रखा था। उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि ये तालाब जल से
कमजोर भरा है पर कीचड़ ज्यादा है और उसे पीने का साधन नहीं दिया था, बशर्ते उसे हटा दिया था, और उसने उनके इसी पाप का फल उनको नरक का दरवाजा और नरक का द्वार दिखने पे मजबूर किया था। तो सोच के देखो, वो तो द्वादश भागवत में से एक थे, पर आप और हम कहाँ के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।